हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे एमएड प्रवेश परीक्षा का पेपर द्वितीय का प्रैक्टिस सेट 5वां। इसके पहले जो है आपको 4 प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड कराए गए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो होल स्टडी पॉइंट के प्लेलिस्ट में एमएड प्रवेश परीक्षा के नाम से एक प्रैक्टिस सेट्स बना हुआ है, वहाँ पे आप जाकर के इजीली सभी प्रैक्टिस सेट्स को बारी बारी से देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसकी पीडीएफ को भी इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी एमएड के कंटेंट हैं हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, आप जो है उसको बारी बारी से देख सकते हैं। सबके प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं एमएड प्रवेश परीक्षा की, वो लोग ज़रूर हमारे चैनल से जुड़ें। ठीक है, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं इसी सूचना के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है आज के सेशन के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब क्रियान्वित किया गया था। विकल्प आपके सामने है 15 अगस्त 2009 को, 26 जनवरी 2010 को, 1 अप्रैल 2009 को और 1 अप्रैल 2010 को। तो पूछा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से कब लागू किया गया था या क्रियान्वित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 को जो है भारत सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम वास्तविक रूप से लागू कर दिया गया था। दोस्तों जो है संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है अनुच्छेद 21A में जो है इस अधिकार को यानी राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया, जो कि यह प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालक और बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPIP यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। विकल्प आपके सामने है, दिया गया है 1990, 1994, 1998 और डी दिया है 1996 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी कि DPIP जो है सन 1994 ईस्वी में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और जो है इसका उद्देश्य है कि शिक्षा को सर्वसुलभ बनाया जाए। और उसमें दोस्तों क्या है कि जो DPIP है इसमें 85% जो है केंद्र सरकार द्वारा बजट दिया जाता है और शेष जो है 15% जो है राज्य सरकार के द्वारा, संबंधित राज्य सरकार के द्वारा बजट को वहन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण क्या है। तो दोस्तों पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण जो है आपकी विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया है। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण जो है विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया है। दोस्तों मैं यहाँ रुकना चाहूँगा कि पर्यवेक्षण बता दूँ क्या है और निरीक्षण क्या है। दोस्तों पर्यवेक्षण एक सतत क्रिया है जबकि निरीक्षण विशिष्ट समय की विशिष्ट क्रिया है। क्या है कि शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक प्रशासन जैसे कि शिक्षा विभाग के अधिकारी, प्रबंधन या प्रधानाचार्य द्वारा समय समय पर शैक्षिक संस्थाओं में व्यवस्था देखने के लिए पर्यवेक्षण निरंतर करते रहते हैं, किंतु उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किस प्रकार से किया जा रहा है इसकी जांच करने के लिए जब कभी सर्वे होता है तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे निरीक्षण कहते हैं। तो आपको आई होप समझ गए होंगे कि पर्यवेक्षण क्या है और निरीक्षण क्या है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दिया गया है कि 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षण आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, NCERT और ICSSR के द्वारा। तो कहा जा रहा है कि 1948 में स्थापित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसके द्वारा बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना था दोस्तों 1948 में, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग। उसी को जो है आयोग कृष्ण आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची, मूल अधिकार, भारत का संविधान, राज्य सूची। तो दोस्तों जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। दिसंबर 1976 में जो है 1976 तक जो है शिक्षा राज्य सूची की श्रेणी में रखी गई थी, किंतु जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में यानी जो है 11 नवंबर 1976 तक जो है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें जो है शिक्षा को क्या करके दिया गया? समवर्ती सूची में रख दिया गया था। तो याद रखेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है शिक्षा को समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजनाबद्ध अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पूछा जा रहा है योजनाबद्ध अधिगम किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प आपके सामने दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, सक्रिय प्रतिबद्धता का सिद्धांत। जो योजनाबद्ध अधिगम सिद्धांत है वह सक्रिय प्रतिबद्धता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके प्रतिपादक जो हैं बीएफ स्किनर जी हैं। कौन है दोस्तों? बीएफ स्किनर महोदय जो हैं इसके प्रतिपादक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस दर्शन का व्यक्तित्ववाद की ओर झुकाव है? तो कहा जा रहा है कि कौन से दर्शन का जो है व्यक्तित्ववाद की ओर झुकाव है? विकल्प आपके सामने है जैन, सांख्य, बौद्ध और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है जैन। जैन दर्शन का जो है झुकाव व्यक्तित्ववाद की ओर है। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए? तो स्कूल को लघु समाज बनाने की प्रक्रिया को किसने लागू करने की बात कही थी? स्किनर, थॉर्नडाइक और हर्बर्ट, और विकल्प डी दिया गया है जॉन डीवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी। जॉन डीवी महोदय ने कहा था कि स्कूल को लघु समाज बना दिया जाए, यानी कि विद्यालय समाज का लघु रूप होता है। यह कथन जो है जॉन डीवी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रकारवाद का अग्रणी कौन है? तो दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रकारवाद का अग्रणी कौन है, यानी प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? विलियम उंड, विलियम जेम्स, जेबी वाटसन और कोर्ट लेविन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प आपका बी। विलियम जेम्स को जो है प्रकारवाद का अग्रणी यानी कि प्रतिपादक माना जाता है। यदि हम बात करें विल्हेम उंड की, तो दोस्तों विल्हेम उंड जो है उनको संरचनावाद का प्रतिपादक माना जाता है। विलियम उंड और टिचनर दोनों जो दो लोग हैं उन लोगों को संरचनावाद का प्रतिपादक माना जाता है, जबकि जेबी वाटसन, विकल्प आप सी देख रहे हैं, जेबी वाटसन को जो है आपका व्यवहारवाद का प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है। और यदि हम गेस्टाल्टवाद की बात करें तो दोस्तों गेस्टाल्टवाद को कोहलर तंत्र कोप्फा को प्रतिपादक माना जाता है और मनोविश्लेषणात्मक का सिगमंड फ्रायड को प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिया गया कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाया गया है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 45 ए और अनुच्छेद 21 ए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प आपका डी। अनुच्छेद 21 ए में वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया है अनुच्छेद 21 ए के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक वर्ग विहीन समाज बनाने की वकालत किसने की थी? प्लेटो, अगस्ट काम्टे, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स। तो क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? एक वर्ग विहीन समाज बनाने की जो वकालत की थी वह ये थे कार्ल मार्क्स, यानी विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया था? पूछा जा रहा है प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961, 1982, 1985 और विकल्प डी है 2001। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है विकल्प आपका बी। 1982 ईस्वी में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में की गई थी, जिसका नाम जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा से अभिप्राय क्या है? समग्र शिक्षा क्या है? पूछा जा रहा है क्या है?
निर्योग्य विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण, सर्व शिक्षा अभियान। सी विकल्प दिया गया है निर्योग्य तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर। और डी है विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षा। तो समग्र शिक्षा से क्या अभिप्राय है दोस्तों? विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा कि निर्योग्य तथा सामान्य विद्यार्थियों के लिए समान शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना ही समग्र शिक्षा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्ष 2011 की जनसांख्यिकी के अनुसार यानी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में कुल साक्षरता दर किसके लगभग है? 64%, 72%, 74% और डी दिया गया है 82%। तो दोस्तों जो जनगणना 2011 के अनुसार जो है भारत में कुल साक्षरता दर कितनी रही? तो क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 74%, 74% जो है आपकी भारत में कुल साक्षरता दर रही थी जनगणना 2011 के अनुसार। यदि हम महिला और पुरुष की बात करें दोस्तों, तो महिला पुरुष की बात करें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर थी 65.46% थी और पुरुष की बात करें दोस्तों तो पुरुष की साक्षरता दर 82.14% जो है यह पुरुष की साक्षरता दर थी। यदि दोनों के अंतर की बात करें तो महिला और पुरुष साक्षरता का जो अंतर था वह 17% था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूल शिक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई थी? तो पूछा जा रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया किस संस्था द्वारा लागू की गई थी? CBSE, UGC, SCRT, इग्नू। तो कौन सी संस्था जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन की प्रक्रिया लागू की थी? तो इसका राइट आंसर है विकल्प आपका ए CBSE। यानी CBSE ने जो है एक ऐसी संस्था है जिसने 2009 में हाई स्कूल लेवल पर सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू किया था। इसमें पाठ्यक्रम के दौरान जो है बच्चों का मूल्यांकन बीच बीच में होता रहता है तथा बच्चों को उनकी प्रगति का फीडबैक भी अध्यापकों द्वारा दिया जाता है। तो उसी को कहते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी प्रथम राष्ट्रीय नीति को किस वर्ष लागू किया गया? 1947, 1964, 1968, 1986। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत में शिक्षा संबंधी प्रथम राष्ट्रीय नीति जो है 1968 ईस्वी में लागू की गई थी, जिसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि लब्धि कॉन्सेप्ट सर्वप्रथम किसने दिया था? JP गिलफोर्ड, अल्फ्रेड बिनेट, JS ब्रूनर और विलियम स्टर्न। तो दोस्तों जो बुद्धि लब्धि की अवधारणा है सर्वप्रथम दिया था विलियम स्टर्न ने। बार बार पूछा जाता है कि बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो विलियम स्टर्न महोदय ने दिया था। और स्टर्न जो थे एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, और इन्होंने कब दिया था? तो 1912 ईस्वी में जो है बुद्धि लब्धि के कॉन्सेप्ट को दिया था विलियम स्टर्न ने। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, बेसेल आयु किसके मूल्यांकन से संबंधित है? तो दोस्तों बेसेल आयु का संबंध किससे है? व्यक्तित्व से, अभिवृत्ति मूल्यांकन से, बुद्धि मूल्यांकन और विषमता मूल्यांकन। तो दोस्तों जो बेसल एज है यानी बेसल आयु का मूल्यांकन जो है वह संबंधित है बुद्धि के मूल्यांकन से। किससे? बुद्धि के मूल्यांकन से संबंधित है बेसल आयु। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में आदमियों और औरतों की साक्षरता दर में क्या अंतर था? अभी जैसा कि हमने उपरोक्त क्वेश्चन में बताया कि जनसंख्या के बारे में, जिसमें आपको मैंने पुरुष और महिला के साक्षरता का अंतर बताया, उसी का विकल्प आपको सही देना है कि 10% है, 17%, 21% और 27%। जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि भारत में पुरुष और महिलाओं के साक्षरता दर में कितनी अंतर थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 17%। विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस आयोग ने सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था? तो सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण करने वाला आयोग कौन सा है? हंटर आयोग विकल्प में दिया गया है, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, सैडलर आयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका ए। हंटर आयोग ने जो है सर्वप्रथम प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया था। और हंटर आयोग का गठन दोस्तों
1882 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद रखेंगे कि हंटर आयोग का गठन जो है 1882 ईस्वी में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हुआ था और इसने जो है यही ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर अपना बहुमूल्य सुझाव दिया था, हंटर आयोग ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था हंटर आयोग वाला। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको और भी प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। ठीक है, वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।